up, sub? I hope all you my lovelies are doing good and fine. And finally we are up to our first poem of this session. हमारे साल का पहला poem हम आज cover करने वाले हैं. Poem का नाम है Dust of Snow and it is written by Robert Frost. अब देखो, जल्दी से अपने नोटबुक्स और अपना पेन लेकर आ जाओ, बिकॉज हम की पॉइंट्स, की एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं बोलूँ नहीं कि ये की पॉइंट है, लेकिन एट द फ्लो ऑफ द लेक्चर मैं कोई इंपॉर्टेंट लाइन बोल दूँ या इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोल दूँ, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन तो करनी पड़ेगी. अब हमें आदत बनानी है कि हर एक लेक्चर के साथ साथ हम फाइनल्स के प्रेपरेशन वाला नोट बनाएं. ऐसा नहीं कि साल पूरा अच्छा लेक्चर चल रहा है, ऐसे हाथ पे हाथ रखे सुन लिया लेक्चर कैसा है क्या है, और लास्ट में जाके दिसंबर के टाइम पे अरे नोट्स नहीं बने हैं, अरे कैसे रिवाइज करना है समझ नहीं आ रहा है, ये ना हो. हमारा काम है, स्टार्ट किए हैं साथ में तो एंड तक एकदम मतलब बेहतरीन तरीके से करना है ना. तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस वे में मैं बोल रही हूँ नोट्स लेने, या जो जो एलिमेंट्स, जो जो की पॉइंट्स हम डिस्कस करें, उन्हें आप नोट डाउन करना शुरू कर दो. ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे लेक्चर पे. आज का टॉपिक अपना बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्वीट सा टॉपिक है, डस्ट ऑफ स्नो. जितना ही प्यारा इसका नाम है उतना ही प्यारा ये पोम भी है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोम आई वुड से. एंड शुरू करते हैं, बट शुरू करते साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क दूंगी. होमवर्क क्या है? आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके राइटर या इसके पोएट है, उनके बारे में 3 पॉइंट्स अपने नोटबुक में लिखना है. अब देखो, नोट्स बनाना कैसे है वो मैंने फर्स्ट चैप्टर एज एन लेंचो वाले चैप्टर में बता दिया है कि आपने चैप्टर का नाम लिखा, उसके बाद एक एक करके एलिमेंट्स ऐसे पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 करके ऐड करो. सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए ऑथर के बारे में या पोएट के बारे में. फॉर दिस चैप्टर इट्स पोएट. उनके बारे में बस 3 पॉइंट आपको लिखना है. बहुत ईजी है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ रहे हो, आगे भी पढ़ने वाले हो. वो एक ऐसे राइटर है, मैं एक पॉइंट से शुरुआत कर रही हूँ, बाकी 2 आपको लिखना है. ठीक है, वो एक ऐसे राइटर है या ऐसे पोएट है जो नेचर को या हमारे आसपास के छोटे छोटे एलिमेंट्स को उठा के हमें कुछ सीख दे जाते हैं, हमें कुछ बहुत प्यारे लर्निंग्स देते हैं. ठीक है, एंड वो ऐसा नहीं करते कि बहुत फिलोसॉफिकल बातें करें अपने पोम के थ्रू, या मतलब जानबूझ के कुछ क्रिएट करके उसके थ्रू मैसेज दे. नहीं, ही डिसाइड्स टू ऑब्जर्व द नेचर एंड विद द हेल्प ऑफ नेचर हमारे पास कोई लर्निंग्स, कोई मैसेजेस या कुछ ना कुछ कन्वे करते हो. ठीक है, तो पोएट के बारे में 3 पॉइंट. नेक्स्ट आपका आएगा, पोम स्टार्ट होगा तो पोम के की पॉइंट्स. के पे मतलब की पॉइंट्स. की पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करना. जैसे जैसे हम पोम पूरा डिस्कस करेंगे एक के बाद एक की पॉइंट्स लिखना. मतलब ऐसा नहीं कि की पॉइंट 2 लाइन, मतलब 2 सेंटेंसेस लिख दिए, 3-4 सेंटेंसेस लिख लिए, नहीं. की पॉइंट्स का मतलब होता है मैक्स टू मैक्स 5 से 7 वर्ड्स. एक की पॉइंट मैक्सिमम 5 से 7 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो वो की पॉइंट्स नहीं बनेंगे, वो कहानी बन रहा है, हम नोट्स में कहानी लिख रहे हैं. कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, ये गाइडेंस मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारा लाइक यू नो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स है ये, तो इट्स बेटर कि वी हैव ऑल द क्लैरिटी दैट वी नीड. सो ऐसे अपने नोट्स बनाते चलो. ठीक है, चलो अब आएंगे हम हमारे पोम पे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो. एक डिस्कशन जो हम लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में करने वाले हैं वो अभी से मैं बता के रख रही हूँ. अगर आप सर्च करके मतलब रिसर्च करके, हाँ गूगल सर्च करके नहीं, रिसर्च, आपने गूगल आंसर्स मुझे दिए तो वो मैं ऐसे समझ जाऊंगी. बहुत इजी होता है यार, आप भी जब मेरे स्टेज पर आओगे आपको भी समझ आ जाएगा कि अच्छा इसने तो एआई से बनाया है, अच्छा इसने तो ये गूगल करके निकाला है. तो वो मत करना. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको जो लगता है आप मुझे आंसर्स इंस्टाग्राम पे लिंक मतलब टैग करके स्टोरी पे या कुछ करके भेज सकते हो. ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो का टाइटल जस्टिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टाइटल जस्टिफिकेशन. इस पोम का नाम डस्ट ऑफ स्नो ही क्यों है, वो चीज़ मैं तो करवाऊंगी,
पूरा डिस्कशन हो जाएगा चैप्टर का, उसके एलिमेंट्स का, सेटिंग का, पोर्टिंग डिवाइसेस का, थीम का, हर एक चीज़ हो जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। उसके बाद जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे, उसमें ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। लेकिन वहां तक आने से पहले अगर आपको ये आंसर समझ आ जाता है, यू आर फ्री टू राइट डाउन द आंसर, टैग मी ऑन इंस्टा एंड गेट इट करेक्टेड बाय मी। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने पोम पे। बहुत छोटा है, जस्ट 8 लाइन का पोम है। कैसे स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टैंजा पहले डिस्कस करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब देखो, स्टार्टिंग स्टांजा में ही, पहले ही स्टांजा में 2 ऐसे एलिमेंट्स है जिसको हम इंसानों ने नेगेटिव बोल के टैग दिया हुआ है। एक है क्रो, कौवा, दूसरा है हेमलॉक ट्री। ये दोनों ही नेगेटिव एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इन्हें नेगेटिव एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? पहली बात, क्रो का क्या है, जब भी कोई हॉरर मूवी आपने देखी होगी ना, उसमें आपने क्या देखा होगा, कभी भी भूत या भूतनी आती है ऐसे, तो उसके आसपास बहुत सारे क्रोज आते हैं, क्या 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 ऐसे करते हुए घूमते रहते हैं कि भूत आ गया, भूत आ गया। तो क्रो को एक नेगेटिव सिंबल उस हिसाब से बोला जाता है, एक बैड ओमेन माना जाता है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड ओमेन। एंड हेमलॉक ट्री जो अपना है, इसे कहा जाता है कि ये पॉइजनस है। ये पॉइजनस क्यों है? बिकॉज ह्यूमन बींग्स है, लिविंग बींग्स, अगर उसके पास जाता है, उसे छूता है, उसके कुछ फ्रूट्स को या पत्तों को इनहेल कर जाता है, खा जाता है, कुछ भी होता है, इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ हेमलॉक ट्री तो फिर दे विल डाई। ठीक है, तो एक पॉइजनस हो गया, दूसरा बैड ओमेन हो गया। 2 रीजंस की वजह से हमारे पास 2 नेगेटिव एलिमेंट्स स्टार्टिंग स्टांजा में है। इसके साथ हम पोम के 4 लाइनों को समझते हैं। पोम का मतलब पोएट का कहना है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री। बहुत ईजी है समझना कि जैसे स्टार्टिंग ऑफ द पोम में पोएट बहुत सैड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपसेट, डिप्रेस्ड बोल सकते हो, ऐसे मूड में। अब आप पूछोगे मैम आपको कैसे पता, आप मिले थे उस दिन उनसे? ऑल्दो मैं वैम्पायर हूँ, मेरा उम्र मतलब आई एम लाइक 117 ईयर्स ओल्ड, बट मैं मिली नहीं थी, कोई बात नहीं। रीज़न उसका सेकेंड स्टांजा में लिखा हुआ है, हम डिस्कस करेंगे। तो कमिंग बैक, पोएट जो है हमारे, वो बहुत अपसेट थे। तो वो अपसेट बॉडी लैंग्वेज भी होता है ना, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो इंसान अपसेट होता है उसके शोल्डर्स ऐसे नीचे हो जाते हैं, हेड भी नीचे, वैसे सीधा से चलने लगते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता उन्हें। तो वो वैसे अपसेट डिप्रेस्ड माइंडसेट में थे। एंड ही वाज वॉकिंग थ्रू अ लेन या अ फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पे दोनों तरफ पेड़ थे और विंटर टाइम है, तो हर जगह स्नोफॉल होके स्नो अक्यूमुलेट हुआ था, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, तो चलते चलते पोएट डिसाइडेड कि थोड़ा रुक जाता हूँ, 2 मिनट ठहर के फिर चलता हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। तो एक हेमलॉक ट्री के नीचे आके वो ऐसे रुका, और तभी एक मैजिक हुआ जिसकी वजह से उसका जो ये सैड डिप्रेस मूड था वो सडनली अपलिफ्ट हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जैसे ऐसे खड़ा हुआ जाके ऊपर उस पेड़ में स्नो जमे हुए थे, स्नो मतलब ऐसे देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, स्नो ऐसे जमा हुआ है पेड़ पे, तो उसके उस हेमलॉक ट्री में भी वही सेम कंडीशन था। एंड एक क्रो एक जगह से उड़ के आके एक ब्रांच पे बैठा, जो कि वो पोएट के ऊपर ऊपर के एरिया के था। तो जैसे ही द क्रो कम्स एंड सिट्स ऑन अ ब्रांच ऑफ द हेमलॉक ट्री, क्या होता है, स्नो डस्ट या डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द स्नो ऐसे गिरने लगता है पोएट के ऊपर। एंड दैट वन अकरिंग, या ये एक सिंगल अकरेंस के वजह से पोएट का मूड सडनली खुश हो जाता है। क्यों? अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं। हम ना हमारे सराउंडिंग को या हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को बहुत हल्के में लेते हैं। नेचर का मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधा ग्रीनरी, ये मेरे मतलब से नेचर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मेरा एनवायरनमेंट या सराउंडिंग कहने का ये मतलब है कि हमारे आसपास की चीज़ों को हम बहुत हल्के में लेते हैं। जैसे कि छोटे छोटे अकरिंग्स या छोटे छोटे एलिमेंट्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स कैन चेंज आवर मूड। हैप्पी से सैड बना सकता है,
सैड से हैप्पी बना सकते हैं। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल देती हूँ। नंबर 1, अगर आप बहुत उदास हो, अगर आपके लाइफ में बहुत उदासी है और आप चलते हुए घर जा रहे हो, सडनली आपको एक गोलू मोलू सा क्यूट सा बेबी दिखता है रास्ते में, और वो बेबी आपको हेलो ऐसे करता है। तो वो छोटे बेबी को इतना इतना क्यूट है, जैसे खा जाओ मैं, वो बच्चा आपको देख के हाय कर रहा है, आपको अच्छा तो लगेगा ना। तो समथिंग दैट यू वेरी अपसेट अबाउट, वो भूल के आप ये छोटा सा नेचर का अकरिंग या अपने सराउंडिंग के अकरिंग से आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है। दैट इज वन एग्जाम्पल कि आप कैसे सैड से हैप्पी हो रहे हो। आप हैप्पी हो, सडनली कोई आके आपको एक बैड न्यूज़ दे देता है, बहुत ही सिंपल सा ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका नोटबुक खो गया, आप सैड हो जाओ, क्या नोटबुक हो गया यार, उसमें मेरे सारे नोट्स लिखे हुए थे जो बोर्ड्स के लिए मैंने प्रिपेयर किया था अभी से, वो नोटबुक था, वो खो कैसे गया। सैड हो जाते हो हैप्पी से या टेंस्ड हो जाते हो। तो एक छोटे छोटे अकरिंग्स ऑफ योर सराउंडिंग कैन चेंज योर माइंड। सिमिलरली ओवर हियर, पोर्ट जैसे ही वो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो अपने ऊपर गिरने को, लाइक यू नो ही फील्स द फैक्ट दैट द डस्ट ऑफ स्नो इज फॉलिंग अपॉन हिम, उनका मूड सडनली खुश हो जाता है कि वाओ दिस इज सो ब्यूटिफुल, आई लव इट। एंड दैट इज लाइक, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ द अपलिफ्टमेंट, कि पोर्ट का मूड अपलिफ्ट कैसे हो गया है इन द फर्स्ट आंसर, ये रीजन है कि द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस हिज मूड। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे समझना कि पोर्ट जो थे वो बहुत सैड थे, तो ही वॉज इन अ नेगेटिव माइंडसेट, बट नेचर के 2 एलिमेंट्स जो जिसे हमने नेगेटिव कहा है, वो 2 नेगेटिव, हमने साइंस में पढ़ा है ना या मैथ्स में, नेगेटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव को मिलाओ तो पॉजिटिव बन जाता है। तो 2 नेगेटिव एलिमेंट्स मिलके यहाँ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं हमारे पोर्ट के मूड में। ठीक है, 2 नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द नेचर changes the port's mood into a positive and happy one. क्लियर है, काफी कुछ डिस्कस किया हमने फर्स्ट आंसर पे। आते हैं नेक्स्ट आंसर पे। इट सेज has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. यहाँ पे रूट का मतलब ruin है, ठीक है, मतलब खराब करना। तो जैसे मैंने बोला था ना कि पोर्ट का मूड स्टार्टिंग से बहुत खराब है, तो आप पूछ सकते हो कैसे, वो यहाँ पता है कि उनका दिन बहुत खराब जा रहा था। वो खराब दिन पूरा मतलब 100% खराब होने से पोर्ट के मतलब क्रो और हेमलॉक ट्री ने बचा दिया। बताती हूँ मैं पूरा। तो दिस शेकिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो हैज गिवन द पोर्ट, ये माई मतलब पोर्ट है, ठीक है, has given the poet's heart a change of mood। कैसे वो सैड से हैप्पी हो गया है, उनका मूड अच्छा हो गया है ना। and saved some part of a day I had ruined, मतलब मेरा पूरा दिन, जैसे 24 घंटा है एक दिन में, तो मेरे स्टार्टिंग ऑफ द दिन का ऑलमोस्ट दिन ढल के शाम हो रहा था, इतने देर तक मैं बहुत सैड था। बाकी का पार्ट भी मतलब मेरा वो 24 घंटा पूरा बहुत अपसेट ही होता अनलेस ये अकरिंग होता। तो मेरा अगर दिन 70% खराब गया है, ये जो छोटा अकरेंस है ना ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग अपॉन मी, इस छोटे अकरेंस ने मेरा दिन पूरा खराब होने से बचा लिया और थोड़ा पार्ट उसका हैप्पी बना दिया। ठीक है, इतना ही है पोम में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, दैट्स इट। इसके कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो हम और समझेंगे। एक बारी आपको वापस से इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं, बेसिकली इट्स ट्राइंग टू से कि द पोर्ट जो है अपने, ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी ग्लूमी, इन अ ग्लूमी माइंडसेट, ही वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। ठीक है, ही डिसाइड्स टू वेट, एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाके वो 2 सेकेंड या 2 मिनट के लिए पॉज ले रहे थे, वेट कर रहे थे। तभी ही बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द क्रो, पेड़ के ऊपर जो कौवा था उसके मूवमेंट के वजह से जो ब्रांच ऑफ द ट्री है वो हिला एंड द डस्ट ऑफ स्नो स्टार्टेड फॉलिंग अपॉन द पोर्ट। ये डस्ट ऑफ स्नो पोर्ट पे गिरने के वजह से उनका जो दिन अभी तक ऑलमोस्ट दिन खत्म हो रहा है, इतने देर तक उनका दिन खराब ही जा रहा था,
वो खराब दिन सडनली अच्छा दिन बन गया, उनका मूड अच्छा हो गया. सडन ब्यूटिफुल अकरेंस ऑफ द नेचर चेंज्ड हिज मूड. ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड, ऑल गुड. चलो अब आएंगे इसके बाकी एलिमेंट्स को समझने में. बट एक चीज मुझे बताओ, पूरे पोम में सिर्फ यहाँ पे एक फुल स्टॉप है और कहीं कुछ नहीं है. आपको नहीं लगता यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस है जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ना, है ना? क्या है बताओ, क्या है बताओ? एग्जैक्टली, यू आर राइट. तो वो है एंजैबमेंट अपना. अब एंजैबमेंट क्या होता है ये मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ. एंजैबमेंट बहुत सिंपल है, मतलब एक सेंटेंस को जब हम मल्टीपल लाइंस में डिवाइड करते हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स इन बिटवीन. ठीक है, इलेबोरेटली हम पोएटिक डिवाइस के स्लाइड में भी इसको डिस्कस करेंगे. बहुत कूल है, बहुत ईजी है. चलो अब बढ़ते हैं आगे. आगे क्या है, आपके हेल्प के लिए हमने और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे लाया हुआ है ताकि आप की पॉइंट्स को नोट डाउन कर सको इन अ थियोरेटिकल वे, जिसे आप एज एन आंसर लिख भी सकते हो. तो यहाँ क्या है, इन द फर्स्ट आंसर द पोएट डिस्क्राइब्स अ सिंपल एंड नेचुरल हैपनिंग. हमारे नेचर के, जैसे मैं समझा रही थी ना, नेचर को हम हल्के पे लेते हैं. अब सुनो एक और बात, बहुत चीज़ें मैं हल्के से हिंदी में या इंग्लिश में बोल के निकल जाती हूँ, बट उन लाइंस को यूज़ करके आप आंसर फ्रेमिंग भी कर सकते हो. ठीक है, 3 से 6 मार्कर के क्वेश्चन के आंसर, 1-2 मार्क तो डायरेक्ट होता है, उसको सीधा लिखना है, बट 3 to 6 मार्कर के लिए वो लाइन्स जो है उनको ट्राई करना, ग्रैब करके नोट डाउन करने का. ठीक है, द स्नोफ्लेक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्री. ये हमें ऑलरेडी पता है कि ऐसे जैसे कि यहाँ पे हर जगह स्नो 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 है, वैसे ही वहाँ उस टाइम पे पोर्ट जब चल के जा रहे थे उस टाइम पे भी हर एक ट्री के ऊपर स्नो जम चुका था ऐसे स्नोफॉल के वजह से. द पोर्ट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. क्यों खड़ा हुआ था हेमलॉक ट्री के पास? वो खड़ा था, बैठा था, ऐसे बहुत क्वेश्चंस होंगे. ही वॉज बेसिकली स्टैंडिंग टू रेस्ट फॉर अ वाइल. ठीक है, कुछ देर रुक के वेट करने के लिए, मतलब एक इंसान थका हारा है, अपसेट है, तो चलते चलते एक जगह रुक गया कि मैं थोड़ी देर रुकूं, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर वो चलना शुरू करे, तो जस्ट टू हॉल्ट और पॉज वो रुका था. द मूवमेंट एंड अलाइटनिंग ऑफ अ क्रो ऑन द ट्री मेड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोर्ट. मतलब जो क्रो उस पेड़ पे था, दूसरे साइड में था, फॉर एग्जाम्पल वो उड़ के आके इस ब्रांच में बैठा. बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर ये पेड़ का ब्रांच है, इस पर अगर क्रो आके बैठेगा तो ये हिलेगा ना सडनली, तो वो मूवमेंट के वजह से ही डस्ट ऑफ स्नो गिरा. सिंपल. द फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स एंड द सीन leaves a tremendous effect on the mental state and the mood of the poet. तो क्या बोल रहे हैं, स्नोफ्लेक्स गिरने के वजह से जो पोर्ट का मूड था सैड से हैप्पी हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So far the day has been quite gloomy and a wastage for him, but this ordinary natural happening suddenly brings a desired change in his mood. देखो, पूरा उनका दिन अभी तक जो जा रहा था ना, जैसे मैं समझाई थी, ऑलमोस्ट दिन खत्म हो रहा है, शाम आने को है, पूरा दिन उनका बहुत ही बेकार जा रहा था. क्यों? उन्होंने खुद ने ही कुछ ऐसा किया था जिसके वजह से उनका दिन खराब जा रहा था. शी वॉज वेरी ग्लूमी. देखो वर्ड्स देखो, ग्लूमी हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, वेस्टेज हो गया, बहुत ही नेगेटिव साइड में था उनका दिन और उनका मूड भी. बट ये छोटा सा एक जो नेचर का अकरेंस है, नेचर में एक छोटा सा चीज़ हुआ जिसकी वजह से his mind, his mood changed a lot. It gladdens his heart. He realizes that the falling of the snowy flakes या snowflakes on him has saved the day. Saved the day कैसे? एक पूरा दिन खराब जाने से बेहतर है कि जिसका अंत भला वो सब भला, ऐसे बोलते हैं ना हम. तो वैसे ही उनका दिन अगर अच्छे नोट में ख़त्म हो रहा है, वो वापस एट द एंड ऑफ द डे जब वो घर वापस जाएंगे तो एक हैप्पी मूड में जा रहे हैं. दैट्स समथिंग हाउ इट सेव्ड हिज डे. मतलब उनका दिन अच्छा रहा, मतलब दिन खराब रहा सॉरी, बट शाम में कुछ ऐसा छोटा सा चेंज हुआ जो जिससे उनका मूड अच्छा हो गया. एंड दैट्स हाउ द थोड़ा सा पार्ट में भी 5-6 घंटे जितने बचे हैं दिन के, वो उनका अच्छा बन गया. ठीक है, now he has no regrets as
द होल डे हैज़ नॉट गॉन टू अ वेस्ट। मतलब पहले उनको बहुत ही मतलब रिग्रेट फील हो रहा था या बहुत ही अफसोस हो रहा था उन्हें कि उनके वजह से उनका पूरा दिन खराब जा रहा है, लेकिन इस छोटे से अकरेंस के बाद उनको कोई रिग्रेट ना रहा, कोई अफसोस ना रहा कि चलो मेरा दिन पूरा खराब तो नहीं है, कुछ तो अच्छा है मेरे दिन में, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। एंड यू नो इट ऑल्सो टीचेस अस, दिस पोम एक मैसेज, एक लर्निंग देता है कि ऑलवेज ट्राई टू होल्ड ऑन टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, या ऑप्टिमिस्टिक बनो, पेसिमिस्टिक मत बनो। मतलब पॉजिटिव साइड को या हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को पकड़ के चलो, नेगेटिव चीज़ों को साइड हटा दो। ये एक लर्निंग है पोम का, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, मैं बार बार नहीं बोलती हूँ, दिमाग में आता है तो बोल दिया। The moments of the snowfall and their effects have saved the day of the poet। ये हो गया। They have brought a change in his mood and gladdened and uplifted his spirit। तो देख रहे हो मैं जानबूझ के एक लाइन को मल्टीपल टाइम्स क्यों लाई हूँ, क्योंकि आपके लिए वर्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं। उनका दिन खराब, ग्लूमी से लेके ग्लैड बन गया, अपलिफ्ट हो गया उनका मूड, स्पिरिट, एवरीथिंग। तो यूज सच वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक योर आंसर्स बेटर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा पार्ट है, ठीक है। दिस पोम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज अ लार्जर सिग्निफिकेंस। इस लाइन का मतलब क्या है? इस पूरे पोम में ऐसा एक चीज़ दिखाया गया है कि जो सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, बस डस्ट कहीं पे मतलब स्नो जमा हुआ था कहीं पे, वहाँ से स्नो बन के मतलब डस्ट और स्नो बन के गिरा, लग रहा है बहुत छोटा सा एक चीज़, लेकिन इट हैज़ अ लार्जर या बिगर पिक्चर इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस, ठीक है। नाउ कंपेयर दिस कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, always a larger significance, a little thing touches a larger thing। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, देखो हमने पोम को, मेरे अकॉर्डिंग पोम को बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत अच्छे से मतलब लाइन बाय लाइन डिस्कशन जो है वो हमने कर लिया। पोएटिक डिवाइसेस, सेटिंग, थीम वो तो करेंगे, डोंट वरी, बट उनमें आने से पहले जो हमने लाइन बाय लाइन इतने डिटेल में समझा है ना, उसके क्या बोलूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? एक कोट है, ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेस अ लार्ज थिंग या लार्जर थिंग। बोलने का ये मतलब है, या इसका हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हमारे पोम में जो ये दिखाया जा रहा है कि इट इज़ अ सिंपल अकरेंस, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पोएट का दिन बच जाता है, उनका दिन अच्छा हो जाता है ना। छोटी सी अकरिंग, जैसे कि वो बच्चे का स्माइल करते हुए आपको देखना, वो छोटा सा अकरिंग आपका मूड चेंज कर देता है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है, इसी बारे में, इसी चीज़ को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने बोला गया। दोनों साइड में मीनिंग सेम है, चाहे वो ये लाइन हो चाहे वो ये कोट हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। तो इसको बस एक्सप्लेन करो कि हाँ डेफिनेटली everywhere we see that even the smallest things of nature या even the smallest element, even the smallest, क्या बोलो, बच्चों का भी ले लो आप, small people, small kids या anything which is small in size, in appearance, in if its effect can have a larger significance। अब उसको explain करो। एक example मैं ऐसा दे सकती हूँ आपको कि जैसे कि चींटी, ठीक है, हमने देखा है कि एक चींटी एक चीनी के क्यूब को तो नहीं ले जा सकती, बट वो एक छोटी सी चींटी अगर अपने साथ एक ग्रुप ऑफ 5-6 चींटीज को लेकर आती है तो वो एक बिग शुगर क्यूब को भी आराम से लेकर, मैं शुगर क्यूब मतलब 2 टाइप का होता है ना, एक ऐसे क्यूब्स आते हैं और एक वो छोटे छोटे वाले क्यूब पार्टिकल्स होता है शुगर का। तो मैं पार्टिकल्स का नहीं बोल रही हूँ, पार्टिकल एक चींटी आके एक पार्टिकल ले सकती है, बट अगर एक क्यूब है तो वो छोटी सी चींटी वो एक क्यूब नहीं ले जा सकती। 5-6-7 में अगर आ गए तो वो छोटे छोटी इतू सी चींटीज एक पूरे क्यूब को लेके इधर से उधर हो सकता है ना। तो दैट्स हाउ एक छोटा चीज़ भी एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। ये एक छोटा एग्जाम्पल था मॉरल अंडरस्टैंडिंग या मॉरल लेसन्स के थ्रू। आप अपने एग्जाम्पल्स डेफिनेटली डाल सकते हैं। क्लियर? अभी तक क्लियर है ना? सॉर्टेड है? ऑल गुड, ऑल चिल? चलो अब आएंगे आगे टू द नेक्स्ट डिस्कशन। लेट्स डिस्कस, क्या बोल रहे हैं, कुछ डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे?
कुछ 3 चीज़ें हैं जिनको आपको, मतलब ये तो मतलब हैशटैग इम्पॉर्टेंट है, हैशटैग इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इन चीज़ों को आपने भूल अगर गए आप और आपने नोट डाउन नहीं किया तो वो सबसे बड़ी गलती होगी। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। पहला हमारा जो क्रो है, द क्रो इज सेड टू बी द सिंबल ऑफ इल ओमेन, ठीक है। इल ओमेन मतलब बैड ओमेन, बुरी चीज़ें, कौवा आ गया मतलब कुछ खराब होने वाला है, ऐसा बोला जाना, ठीक है। द हेमलॉक ट्री, इट इज इनऑस्पिशियस थिंग, इट इज पॉइजनस। इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ चीज, ठीक है, अच्छी चीज नहीं, अशुभ चीज है, पॉइजनस, जहरीला। स्नोफ्लेक्स का क्या है, इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट टू, कामिंग एलिमेंट ऑफ द नेचर। हमने स्नोफ्लेक्स, डस्ट ऑफ स्नो, इसके बारे में पूरा डिस्कस किया, लेकिन स्नोफ्लेक्स का जो एक इफेक्ट है या उसका जो सिग्निफिकेंस है वो भी समझना ज़रूरी है कि व्हेन देयर इज अ नेगेटिव थिंग गोइंग ऑन, पोर्ट का मूड नेगेटिव है, वो आए ऐसे जगह में है जहाँ नेगेटिव एलिमेंट्स भरे हुए हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ उनके इर्द गिर्द हर जगह था जिसने अपना इफेक्ट इनलार्ज करके लाया। जब पोर्ट चल रहे थे ना वो जंगल से, हर जगह ऐसे बर्फ गिर, मतलब यू नो देयर वाज स्नोफॉल हैपनिंग प्रीवियसली, तो हर जगह स्नो जम चुका था, चाहे वो रास्ते पे हो, पेड़ के ऊपर हो, कहीं भी हो। एंड स्नो इज नोन एज अ वेरी पीसफुल, अ वेरी कामिंग, मतलब अ वेरी सूदिंग थिंग। अगर आप पहाड़ जाते हो जहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है, बहुत बर्फ जमे हुए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कामिंग, बहुत प्यारा लगेगा। तो स्नो फ्लेक्स या द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग, उसको हमने कहा है एक कामिंग एलिमेंट या अ पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द नेचर, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल आप पिछले क्वेश्चन में डाल सकते हो कि जस्ट अ स्नो फ्लेक changed or brought in a bigger change into the heart of the poet, changed his mood, uplifted his mood and stuff. Cool? चलो अब बढ़ेंगे थिंक इट आउट में। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहूँगी बिफोर आई मूव इन टू द स्लाइड्स ऑफ थीम, सेटिंग्स, पोएटिक डिवाइसेस। उन क्वेश्चंस को मैं चाहती हूँ कि ट्राई टू डिस्कस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने माइंड में थोड़ा उसको सोचो, थोड़ा एनालाइज करो एंड ट्राई टू फ्रेम समथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को लाते हैं। सबसे पहला चीज जो हमारा डस्ट ऑफ स्नो है, एक क्वेश्चन मैंने दे ही दिया है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है एंड यू हैव आज का दिन, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर डिस्कस होने वाला है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कंपेयर अ सिमिलर अकरेंस इन योर लाइफ विद दिस पोम का रेफरेंस। मतलब आपने पोम में देखा कि कैसे पोर्ट का मूड चेंज होता है, सिमिलरली आपके लाइफ में रेगुलर डेली आप स्कूल जाते हो, आते हो, ट्यूशन्स रहते हैं, क्लासेस रहते हैं, तो डेली लाइफ में आपके साथ ऐसे सिमिलर कोई अकरेंस है, सिमिलर कोई हैपनिंग हुई है कि नहीं, उस चीज़ को लेके एक आंसर लिखना है। ये छोटा है, इट्स जस्ट अ 3 मार्क, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे हमारे थीम ऑफ दिस पोम में। अब देखो 2 मेजर थीम है जिसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, तो मैं वर्बली एक्सप्लेन करूँगी, नोट्स लिख लेना। सबसे पहले तो अगर हम नाम दें इन दोनों चीज़ों को, एक है विंटर सैडनेस, दूसरा हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। अब विंटर सैडनेस, हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, दोनों चीज़ को हम एलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। जो विंटर टाइम है ना, अगर आप स्नोफॉल या विंटर एंजॉय नहीं करते हो तो मतलब ठंड का मौसम, बहुत ज़्यादा ठंड, जहाँ पे बर्फ़ गिरता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लेकर आते हैं। इट्स लाइक आपका हमेशा पैर जमा हुआ है, हाथ जमे हुए हैं, नाक लाल हो रहा है, यू आर फीलिंग वेरी वेरी कोल्ड, ठीक है।
तो दैट माइट ब्रिंग इन अ सेंस ऑफ ग्लूम इन योर लाइफ। मतलब बहुत लोगों के लिए स्प्रिंग सीजन बहुत हैप्पी होता है, वो खुद उछलते कूदते रहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कलर्स अराउंड एंड स्टफ। विंटर में उन्हें थोड़ा ग्लूमी लगता है, क्यों? क्योंकि हर जगह सफ़ेद 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 है, स्नोफॉल है और कुछ नहीं है, हम बस घर के अंदर ब्लैंकेट में बैठे हुए हैं। बहुत लोगों का ये एक माइंड सेट होता है। तो सिमिलरली ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विंटर सैडनेस, मतलब वैसे भी ठंड का मौसम है तो वो ग्लूम इफेक्ट है, पोर्ट भी अपसेट है, ग्लूमी है, तो विंटर सैडनेस इसका नाम दिया गया। एंड रिलेटिंग टू दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर थीम विच इज हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। नेचर कैसे किसी भी चीज़ को हील कर सकता है। जैसे कि हमें चोट लगी, वो घाव खुद ही भर जाता है ना एक टाइम के बाद जब आप दवाई लगाते हो या कुछ, तो वैसे ही नेचर में भी ऐसे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, एक आप डालना, जब आप थीम बेस्ड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, कि लाइफ में ना एक टाइम के बाद आप थक जाते हो। सिटी में अगर आप जी रहे हो ना, इतना हसल बसल, नॉइज़, इधर पोल्यूशन, ये वो, आपका मन करता है कि कहीं वेकेशन पे जाए जहाँ थोड़ी शांति हो, जहाँ इन्वायरमेंट अच्छा हो। जैसे आप पहाड़ों में गए, ग्रीनरी होगी, नहीं तो स्नोफॉल होगा। बीच गए तो आपको समंदर की लहरें, ब्लू स्काई एंड यू नो द सी, द सैंड, इट काइंड्स ऑफ calms you down, है ना? तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू कैन गिव एज एन एग्जाम्पल कि नेचर हमें मेंटली हो बहुत अच्छे से, स्पेशली मेंटली नेचर हमें बहुत ईजी तरीके से हील कर सकता है। हम अगर अपसेट है, कोई अच्छे से ग्रीनरी वाले प्लेस पे चले जाओ, जस्ट ऑब्जर्व द बर्ड्स, द ट्रीज, द नेचर अराउंड यू, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। अब ये एग्जाम्पल के साथ साथ चैप्टर हमने जैसे डिस्कस किया है वहाँ से एक्सप्लेनेशंस डाल देना। आपका थीम बेस्ड क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे हायर मार्क में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द सेटिंग। अब ये पूरा कहानी या पूरा पोम कहाँ हो रहा है ये हमें ऑलरेडी पता है। एक जंगली एरिया है, जंगली एरिया नहीं, जंगल ई एरिया। जैसे हम मतलब हैप्पी ई लिख देते हैं ना, तो जंगल ई एरिया। तो एक फॉरेस्ट एरिया है एंड इट इज़ फुल ऑफ स्नो, एवरीवेयर देयर इज स्नो अक्यूमुलेटेड इन एवरी प्लेस, एंड उसी एक एरिया से पोर्ट गुजर है। सो द पोम इज सेट इन अ स्नोई फॉरेस्ट। ठीक है, चलो आगे आते हैं आज के लास्ट चीज़ पे, जो ही हमारी पोर्टिंग डिवाइसेस। इस पूरे पोम में काफ़ी सारे पोर्टिंग डिवाइसेस हैं जो हमें समझना इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे मैम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पोर्टिंग डिवाइसेस? डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं। तो पोर्टिंग डिवाइसेस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले वाले पे आते हैं। सबसे पहला हमारा है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम क्या होता है बताओ? राइम स्कीम मतलब होता है अगर आपके पोम में ऑल्टरनेट लाइन्स या कोई भी लाइन्स के एंड के जो वर्ड्स है ना वो सिमिलर साउंडिंग होता है, तो उसे हम राइम स्कीम कहते हैं। ठीक है, इस पोम में क्या है? ए बी सी डी। आपको पोएटिक डिवाइसेस का सेशन इसके पहले मिल चुका होगा, तो उसके अकॉर्डिंग राइम स्कीम आपको अभी तक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। एंड ए बी सी बी इस पोम का राइम स्कीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वाले, एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? पूछे किसी से पूछे एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? रुको इधर आना जरा, वो रख के आओ। बाल स्ट्रेट करने वाले हो क्या आप खुद का? तो ये ऑफिस में क्या कर रहा है? ऑफिस में नहीं, मुझे क्या पता क्या कर रहा है। आप स्ट्रेटनर लेकर क्यों आए हो बच्चों के सामने? अच्छा, ये आपका नहीं है? नहीं। अच्छा, ये पता नहीं किसका। सुनो, एलिटरेशन का क्या मतलब होता है? वो जो कुछ रिपीट होता है शायद उस टाइप से। हाँ, बहुत कुछ रिपीट होता है, बट एलिटरेशन का मतलब बताओ। अरे पढ़ के नहीं बता रहा है बच्चे, देखो बस मुझे इतना पता है कुछ तो रिपीट होता है। इनको हटाओ यार। कपड़ों को फिटिंग करवाते हैं उसी को बोलते हैं ना? क्या? कपड़ों को फिटिंग वगैरह करवाते हैं ना, उसी को तो बोलते हैं। कपड़ों की फिटिंग को क्यों एलिटरेशन बोलेंगे? भाई क्या चल रहा है? ए जाओ यार, बच्चों बोलेंगे भगाओ इनको, भुवन भैया को भगाओ। हाँ, एलिटरेशन बेसिकली मतलब ये होता है कि मल्टीपल वर्ड्स का अगर फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइक स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड साउंड सिमिलर, मैं इजी वे में डिस्क्राइब करती हूँ। एलिटरेशन का मतलब होता है कि जब
multiple words begin with the same consonant sound. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे repetition of D in down and dust. So कोई भी consonant sound use करके अगर हमारे multiple words begin हो रहे हैं, और एक चीज़ मैंने poetic devices के सेशन में बोल दिया है कि alliteration में हम हमेशा sound सुनते हैं. We never listen or look into the alphabet, we hear the sound of always. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? repetition of H in hemlock has heart. ह साउंड रिपीट हो रहा है. hemlock has और heart. ठीक है, नेक्स्ट मेटाफर पे आते हैं. मेटाफर का मतलब क्या होता है? मेटाफर मीन्स देयर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें कंपेयर हो रही है. ये क्या नीचे क्यों रखा है इसको? बहुत भैया डिस्टर्ब कर रहे हैं. नहीं कट होगा. आप डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों को पता होनी चाहिए. 10th वाले बच्चे हैं, इनको पता होना चाहिए. हाँ, तो मेटाफर में क्या होता है? व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स इन एन इनडायरेक्ट वे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मतलब कंपेयर किया जा रहा है? डस्ट ऑफ स्नो. कंपेयर स्नोफ्लेक्स टू डस्ट विच इज़ यूजुअली सीन एज कोर्स और मंडेन. मतलब हमें डस्ट मतलब क्या होता है? डस्ट का मतलब हमें पता है ना कि ऐसे धूल जमी हुई है इधर उधर से, हम वो डस्टिंग करके हटाते हैं. और स्नोफ्लेक्स जनरली डस्ट के जैसा तो नहीं होता, थोड़े बड़े होते हैं. तो यहाँ पे स्नो को या फिर स्नोफ्लेक्स को डस्ट से कंपेयर किया गया है कि बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ स्नो. ठीक है, आगे क्या है? इमेजरी. इमेजरी मतलब क्या होता है? द फेस. पहले मतलब समझ लो. इमेजरी का मतलब है जब आप कोई चीज़ आपके किसी 5 सेंसेस में से किसी एक को भी यूज़ करके इमेजिन कर रहे हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा कहूँ कि द रूम स्मेल्स लाइक रोजेस. आपको पता है रोज़ का स्मेल कैसा होता है? क्यों? क्योंकि आपने अपने स्मेल, नोज़ के स्मेल के सेंस से रोजेस को स्मेल किया हुआ है. तो वो सडन मेमोरी आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इसका स्मेल ऐसा होता है, मतलब पूरे कमरे में इस टाइप का स्मेल है, विच इज़ अ वेरी प्लेजेंट स्मेल. तो सिमिलरली इमेजरी का मतलब है व्हेन आप कोई भी अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके कुछ इमेजिन कर रहे हो. तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो को, इसका ये जो फ्रेज है ना, ये चीज़ हमारे दिमाग में ऐसा ला रहा है कि स्नो डस्ट गिर रहा है, फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, ऐसा वो विजुअली इमेजिन कर रहे हैं हम. ठीक है, ऑक्सीमोरॉन है इस पोम में. ऑक्सीमोरॉन मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ करना. अब यहाँ पे पोट uses the word crow and snow to contrast something dark and doomy with something light and pure. Crow और snow दोनों चीज़ें यूज हुई है to showcase 2 opposite things in one place. ठीक है, crow नेगेटिव चीज़ है और snow पॉजिटिव और लाइट एस्पेक्ट है. ठीक है, एक और चीज़ है which is ये रहा. हाँ, सिम्बॉलिज्म और एन्जैबमेंट, ये दोनों चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोम के लिए. तो सिम्बॉलिज्म जो है अपना, उसका सिंपल यही मतलब होता है कि कोई एक चीज़ को दिखा के उसके पीछे एक सेट ऑफ आइडिया रखना. फॉर एग्जाम्पल, मैंने वाइट कलर दिखाया, आइडिया बिहाइंड इट इज पीस. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे पोट यूजेस हेमलॉक ट्री एज अ सिंबल ऑफ डेथ, या बिकॉज पॉइजनस है तो इट सिम्बलाइजेस डेथ. एंड क्रो एज अ सिंबल ऑफ समथिंग इनऑस्पिशियस या बैड ओमन या इल ओमन. क्लियर है? इसमें आप स्नो का भी डाल सकते हो कि स्नो फ्लेक्स को हमने यहाँ पे कामिंग इफेक्ट के हिसाब से यूज़ किया है. 3 सिम्बॉलिज्म्स अपने पूरे पोम में. नेक्स्ट आता है एन्जैबमेंट, कि पूरा पोम अपना जो है ना वो एक सिंगल सेंटेंस है जिसे हमने मल्टीपल लाइन्स में डिवाइड किया. नेक्स्ट अजॉनेंस. अजॉनेंस क्या होता है? बहुत सिंपल है. कॉन्सोनेंट्स का उल्टा ना, कॉन्सोनेंट्स में क्या बोलते हैं उसको? कॉन्सोनेंट्स वर्ड का अल्फ़ाबेट्स का साउंड रिपीट होता है. अजॉनेंस में वावल साउंड्स रिपीट होना. ठीक है, वावल अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स रिपीट होता है अजॉनेंस में. तो यहाँ पे क्या क्या है? ओ साउंड को रिपीट किया गया है. कहाँ कहाँ? शुक डाउन ऑन मी. सो ओ साउंड, वावल का ओ साउंड रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स. एंड लास्टली आयरनी. आयरनी क्या होता है?
the crow is not a sign of good luck, but it is still able to do or improve the poet's day. Same for the hemlock tree. Irony का मतलब ये होता है कि जो चीज़ बताया जा रहा है और जो उसका मतलब है दोनों डिफरेंट है. तो यहाँ पे हमने पोम में क्रो और हेमलॉक ट्री को नेगेटिव दिखाया है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव है. तो जो बताया जा रहा है और जो एक्चुअल मीनिंग है दोनों ऑपोजिट होना इज आयरनी. तो यहाँ पे वो दिख रहा है. ठीक है, क्लियर, सॉलिड, गुड टू गो. चलो, पीछे क्यों आ गया. एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी, उसके बाद हम बाय बाय करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट, स्नो के डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, what does the poet say has changed his mood? तो obviously the dust of falling of the dust of snow has changed his mood. How has the poet's mood changed? Same answer है इन दोनों का कि when the dust of snow, because of the movement of the crow, when the dust of snow fell from the tree, that resulted to the change of mood of the poet. ठीक है, clear, sorted, sorted. आगे बढ़ते हैं. How does Frost present nature in this poem? The following question may help you think of an answer. मेन अपना क्वेश्चन है इसमें कि कैसे फ्रॉस्ट ने इस पोम में नेचर को दर्शाया है. दैट इज द क्वेश्चन. अब इसको समझने के लिए दो आपके पास सब क्वेश्चंस दिए हुए. ठीक है, जैसे व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम्स? Do you think crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? तो जनरली अगर आपने पोम्स में देखे हो वहाँ पे नाइटिंगेल, ककूज, फिर वो उसको क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे, मोर, पीकॉक, दीज काइंड ऑफ बर्ड्स आर यूज बिकॉज ये ब्यूटिफुल बर्ड्स है ना. मोस्टली पोम्स में ब्यूटीफुल बर्ड्स को लाया जाता है ब्यूटी डिफाइन करने के लिए या नेचर का ब्यूटी दिखाने के लिए. बट यहाँ पे we have used the crow. तो जनरली क्रो यहाँ पे मतलब कहीं किसी भी पोम में क्रो को यूज नहीं किया गया है, बट यहाँ पे क्रो का यूजेज है और उसको नेगेटिव, ह्यूमन बींग्स नेगेटिव बोलते हैं ना, वो मैन मेड टर्म है इनके लिए, लेकिन इट डिड वर्क इन अ पॉजिटिव वे. तो एक वो नेचर का एलिमेंट हो गया. नेक्स्ट, what is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as a maple tree, oak tree, pine tree, etc? तो मतलब अगेन सेम क्वेश्चन. बर्ड्स के लिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए, नाइटिंगेल, ककू, एक्सेट्रा. ट्रीज के लिए भी जनरली ओक ट्री, पाइन ट्री, मैंगो ट्री, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं एंड दे आर गुड फॉर अस एज वेल. हमें अच्छे अच्छे फल देते हैं या इट लुक्स ब्यूटिफुल. बट यहाँ पे हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस है, जो डेथ को सिग्निफाई करता है, ऐसा पेड़ क्यों यूज किया? तो द पोएट एक्चुअली वांटेड टू एक्सप्लेन टू अस, लिसन टू इट केयरफुली, द पोएट वांटेड टू एक्सप्लेन टू अस दैट द एलिमेंट्स ऑफ नेचर brings in a balance in our life and in the environment. उसको नेगेटिव ठहराना, उसे इनऑस्पिशियस बोलना, वो सारा काम हमने किया है. भगवान ने नहीं बोला है कि भाई ये मैं भेज रहा हूँ कौवा, ये होगा आपके लिए नेगेटिव सा चीज़, कौवे को आने मत देना क्योंकि ये नेगेटिव होता है. ऐसा नहीं है. ठीक है, हर एक एलिमेंट ऑफ नेचर ब्रिंग्स इन अ बैलेंस एंड देयर इज अ रीजन फॉर दोज एलिमेंट्स टू बी देयर, टू बी प्रेजेंट. दस हमें किसी भी नेचर के एलिमेंट को या किसी भी चीज़ को खराब, नेगेटिव ठहराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ इट अल्टीमेटली डू रिजल्ट इन अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, डू रिजल्ट इन अ ब्यूटिफुल नेचर. एंड दस यहाँ पे नेचर के दो मेजर नेगेटिव एलिमेंट्स को दिखाए गए हैं, बट ये भी दिखाया है कि ये नेगेटिव चीज़ें जिन्हें हम नेगेटिव बुलाते हैं ये पॉजिटिव काम करते हैं. ठीक है, बहुत बोल लिया मैंने. What do the crow and hemlock tree represent? Joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for? तो obviously बात है, ये
ये जो snowflakes है, dust of snow है, it stands for a calming effect. It stands for a calming effect and hemlock tree और crow जो है वो यहाँ पे पॉजिटिविटी का सिंबल बनता है अल्टीमेटली. दिखाया गया है स्टार्टिंग में एज नेगेटिव सिंबल्स, बट इट रिजल्ट्स और इट ब्रिंग्स इन एन इफेक्ट ऑफ पॉजिटिविटी. ठीक है, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया. इट्स अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. आई होप आपने इसका एक्सटर्नल मतलब लिटरल मीनिंग तो समझा ही है, बट आई होप आपने इंटरनल मीनिंग भी समझ के उस हिसाब से की पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए. नहीं किया तो थोड़ा पीछे हो जाना, वापस सुनना, लिख लेना, फिर आगे बढ़ना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? अच्छा ठीक है. तीसरा क्वेश्चन, हैव there been times when you feel depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? I think इसका आंसर most of the cases में yes होना चाहिए. Why ओ क्यों लिख रही हो? कि डेफिनेटली हम इंसान हैं, हमारे लाइफ में ऐसे टाइम्स ज़रूर ही आए होंगे जब हमें सैड फील हुआ होगा, जब हम डिप्रेस हुए होंगे, अपसेट हुए रहेंगे किसी न किसी चीज़ को लेकर, राइट? तो yes, there have been such times when we were depressed, sad or gloomy. And ऐसा कोई occurrence हुआ कि नहीं? मैं तो बोलूँगी definitely yes, मेरे साथ तो हुआ है. अगर आपके साथ नहीं भी हुआ है तो कुछ इमेजिनरी बना के डाल देना, ठीक है? उससे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ. एक तो वो बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया, वो मेरा मूड ना ऐसे चेंज कर देता है. दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे कि आई एम हैविंग अ वेरी बैड डे. मैं घर जाके मम्मी को ऐसे ना पकड़ के गोदी में मम्मी के बैठ जाती हूँ, या पापा के पास जाके पापा का हाथ पकड़ के ऐसे बैठ जाती हूँ. वो बस वहाँ कुछ बोलते नहीं है, अपना हाथ ऐसे रख देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक मे बी 2 मिनट 5 मिनट के लिए. वो ऐसे मैं बैठ जाती हूँ बस. एंड इफ आई एम फीलिंग सैड, बहुत ज़्यादा ही खराब दिन गया, मैं थोड़ा वहाँ पे बैठ के रो दूँगी. एंड यू नो दैट, या फिर अगर मैं ना भी रोई, मम्मा पापा का वो एक हाथ रखना भी वो एक एलिमेंट ऑफ नेचर कि यू नो दे आर योर कंफर्ट जोन. वो उन्होंने बस इतना किया, काफ़ी है. आपका दिन शांत हो गया, आपका मन शांत हो गया, योर डे गेट्स बेटर. एक और एग्जांपल ले लो विच इज़ मोर रिलेटेबल टू द पोम. जैसे कि मैं ये थोड़ा अजीब है. मैं एक बार कॉलेज से बहुत ज़्यादा अपसेट थी फॉर एन नंबर ऑफ रीजन्स. बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और मैं कॉलेज से निकली ही थी जस्ट, ठीक है, रास्ते से चल रही थी. सडनली मैंने देखा कि देयर इज़ अ डॉग, ठीक है, बहुत प्यारा दिखता था वो डॉग. और मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा प्यार करते, बिकॉज आई लव पेट्स. तो मैं उसको प्यार कर ही रही थी और मेरे पास बिस्किट्स होते हैं जनरली, तो मैं डॉग्स को बिस्किट खिलाते रहती हूँ. ऑल ऑफ ए सडन व्हेन उस डॉग ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लगा काटने वाला है क्या ये. उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ के मुझे लेके गया जस्ट लाइक 5-6 कदम आगे. और मैंने देखा वहाँ पे उसके छोटे छोटे बेबीज थे एक जगह पे. एंड उसे लग रहा था मैं उसको खाना दे रही हूँ, मतलब मैं उनके बच्चों को भी खाना दे सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत मतलब पतले बच्चे लग रहे थे, मतलब मैलन्यूट्रिशन लग रहे थे. तो मैंने वहाँ पे जितने भी बिस्किट्स थे ना, सारे निकाल के वहाँ रख दिए कि चाहे तुम खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, बट यू नो हैव इट. तो अगेन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द नेचर कैन चेंज योर डे सडनली. ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल गए. चलो एक और अकरेंस में बोलती हूँ. जैसे एक देयर वाज दिस पर्सन, दादी, मतलब मुझे बताना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ बता देती हूँ. चलो, तो मैं एक मूवी देखने गई थी और एक दादा दादी टाइप ऑफ लोग, मतलब काफ़ी एजेड ओल्ड अंकल और आंटी थे, वो मूवी देख रहे थे हमारे सामने वाले रो पे. और मूवी के दौरान काफ़ी टाइम, मतलब इंटरवल के टाइम पे भी उनमें थोड़ी सी बहस चल रही थी फॉर सम रीज़न. अब जैसे मूवी ख़त्म हुआ, वो अंकल ना भाग के निकल गए. अब आंटी धीरे धीरे चल के जा रही थी, हमारे पीछे थी, मतलब मी एंड माई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हम पहले थे और वो आंटी दादी हमारे पीछे थी. तो मैंने क्या किया, मैंने उनके लिए गेट को मैंने खोल के रखा कि दादी निकल जाए, क्योंकि हैवी गेट है, उसके बाद में छोड़ूँ. तो मैंने जो वो छोटा सा जेस्चर किया ना, वो इतने सैड मूड में भी शी स्माइल्ड एंड शी वाज लाइक ऐसे आके, थैंक यू सो मच बेटा. एंड यू नो दैट
one thing not just makes you also happy but even it made her happy. मैंने देखा उनको और अंकल मतलब वो दादाजी भी वही थे, उन्होंने भी वो एक्शन देखा और जस्ट उसके बाद ही जब वो दोनों साथ में जाते हैं कितना हंसते खेलते हुए जा रहे थे. आई डोंट नो व्हाट चेंज इट ब्रॉट इन देम बट मुझे बड़ा अच्छा लगा था. स्मॉल एलिमेंट्स. ठीक है, तो आज का डिस्कशन फॉर दिस पोम इतना ही. हम इस चैप्टर को वापस से करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं वो मैं बताती हूँ. इस चैप्टर के बेसिस में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन रिलेटेड टू हाफ ईयरली हो, रिलेटेड टू बोर्ड्स हो, वो सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, बट टिल द टाइम वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे स्माइलिंग, हैप्पी एंड take care of yourselves. Bye bye guys, signing off for Teacher Magnolia. Take care.